पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान की सरहद में बारूदी साजिश करने वाले दरिंदे मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन का खजाना कहां है? वो कौन है, कहां है जो इन दहशतगर्दों का बैंक बैलेंस बढ़ाकर हिंदुस्तान में खून खराबे की साजिश को अंजाम देता है? वो जरिया क्या है कि दुनिया के कई देशों से उन दरिंदों की झोलियों में फंड का अंबार लगता है? वो रास्ता कौन सा है, कैसा है, जिसके जरिए ये लोगों को अकूल दौलत लुटाने के लिए तैयार करते हैं? आज हम आपको हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन की टेरर बैंकिंग का रास्ता दिखाएंगे। बताएंगे कि ये कैसे फंड इकट्ठा करते हैं और कैसे इस्लाम के नाम पर खून खराबे की ब्रिगेड तैयार करते हैं। बने रहिए न्यूज 24 के साथ। थोड़े से इंतजार के बाद इमरान खान के पाकिस्तान की वो काली दुनिया डिकोड होने वाली है, जिसके खुलते ही आतंकिस्तान की पोल खुलेगी और बेनकाब होगा उस खजाने का सोर्स, जिसकी दरो दीवार पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने तैयार की है। दहशतगर्दी के लिए डोनेशन का वो काला खेल अभी सामने आने वाला है, जिसके पर्दे के पीछे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना है और पर्दे के आगे मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे हिंदुस्तान के दुश्मन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज चर्चा होगी पाकिस्तान के टेरर फंडिंग बैंक की। कहां आतंकवादियों को मिलता है पैसा, कैसे बढ़ता है हिंदुस्तान के दुश्मनों का बैंक बैलेंस, हाफिज अजहर और सलाउद्दीन की आतंकी फैक्ट्री का फाइनेंसर कौन है, क्या है नौजवानों को दहशतगर्द बनाने वाली बोटियों का पता, और दहशतगर्दों को AK-47 और AK-56 का पैसा कहां से आता है, आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन और बुलेट प्रूफ जैकेट्स कैसे पहुंचती हैं, किन पैसों के खरीदे जाते हैं बारूद और RGX, ये सब आज होगी बात। यहां पर हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स और साथ ही डॉक्टर AS बहल, एयर कॉमोडोर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कटोरेबाज पाकिस्तान की धरती पर पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का खजाना डिकोड हुआ तो एक हैरत अंगेज कहानी सामने आ गई। कोला बेचता था मसूद अजहर, टूथपेस्ट बेचकर हथियार खरीदता था दहशतगर्द, शैम्पू का सौदा कर आतंकवाद फैलाता है मसूद अजहर। पब्लिक से ईदी मांगता है मसूद अजहर, CD का धंधा कर दहशतगर्दी करता है मसूद अजहर। गेहूं का कारोबार करके आतंकी बना मसूद अजहर। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया कभी कोला बेचकर तो कभी टूथपेस्ट और शैम्पू बेचकर आतंकी दुनिया का दरिंदा बना। यह भी बहुत अजीब लगता है कि ये पाकिस्तान की गली गली घूमकर CD बेचता है और इन पैसों से आतंकी फैक्ट्री चलाता है। पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड मसूद अजहर की कहानी पूरी तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस समय हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की गोद में रावलपिंडी के सेना अस्पताल में इलाज करवा रहा है। दुनिया भले ही इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए बेचैन है, लेकिन ये इमरान के पाकिस्तान का नगीना बना हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आतंक के जल्लाद यानी मसूद अजहर की आतंकी फैक्ट्री का दाना पानी का जरिया क्या है। कोला क्यों बेचता था मसूद अजहर, शैम्पू के कारोबार से मसूद का कनेक्शन, टूथपेस्ट के धंधे में क्यों उतरा था मसूद, साबुन का सौदागर क्यों था मसूद अजहर। टेररिस्ट फंडिंग पाकिस्तान का एक पेशा है। टेररिस्ट फंडिंग पर ही पाकिस्तान जिंदा है। टेररिस्ट फंडिंग पे पाकिस्तान, उनके आका,
और जो उनके टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में पलते हैं, पोसते हैं और वहीं पर से अपनी कार्रवाइयां दुनिया भर में फैलाते हैं, वो पाकिस्तान टेररिस्ट फंडिंग का महा एक्सपर्ट है। कोला, शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन के कारोबार में इस्लाम की पैरवी के लिए उतरा मसूद अजहर। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी दखल का विरोध इस्लामिक दुनिया में हुआ। इस कड़ी में पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों ने अमेरिकी मल्टीनेशनल सामानों का विरोध करना शुरू किया। पाकिस्तान के छोटे मोटे कारोबारियों ने इस्लामिक प्रोडक्ट्स के नाम से कोला, टूथपेस्ट, शैम्पू और साबुन बनाना शुरू किया। इन प्रोडक्ट्स का प्रचार मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने किया। अमेरिकी विरोध के लिए देसी सामानों के प्रमोशन के नाम पर मसूद अजहर ने आतंकी जमीन तैयार की। भूख के लिए भीख मांगता है अजहर, किसानों से पैदावार का हिस्सा लेते हैं मसूद, अच्छी पैदावार पर टैक्स वसूलता है आतंकी। पाकिस्तान के पंजाब में रबी फसलों की अच्छी पैदावार देखकर जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर खुशी से लहलहाने लगता है। जैश के जुड़ी चैरिटी की संस्था रहमत ट्रस्ट पंजाब के किसानों से आतंकवाद के लिए भीख मांगता है। आतंकियों को मसूद अजहर इस्लाम की रक्षा करने वाला लड़ाका कहता है। सीडी का सौदागर क्यों है मसूद, डीवीडी क्यों बेचता है अजहर? मिलिट्री ही वहां पर सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, सारे ट्रक्स उनके चलते हैं, सारा कारोबार उनका इकोनॉमिक का मिलिट्री का है, हाथ में काफी कुछ उनके हाथों में है और बहुत कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो मिलिट्री के फाउंडेशंस और मिलिट्री के जो अफसरान हैं, कुछ भूतपूर्व और कुछ सर्विंग वाले भी, वो उसको चलाते हैं। इसी का जो पैसा ये आता है वो टेररिस्ट को दिया जाता है। दरअसल सीडी और डीवीडी की बिक्री के जरिए आतंकवाद को प्रचारित करता है जैश ए मोहम्मद। इन सीडी डीवीडी में आतंकियों की ट्रेनिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक्शन, बमबाजी जैसी आतंकी वारदातों को दिखाकर नौजवानों को जैश ए मोहम्मद से जोड़ने की कोशिश की जाती है। किराने की दुकान भी चलाता है जैश, प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हैं आतंकी संगठन, रेस्टोरेंट का धंधा भी करता है जैश। अपने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को चलाने के लिए मसूद अजहर के आतंकी कई दूसरे धंधे भी करते हैं। इस कड़ी में कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, रेस्टोरेंट से लेकर किराने की दुकान चलाने तक का कारोबार है। जैश ए मोहम्मद ऐसे धंधे इसलिए करता है ताकि फंड आने का स्थायी जरिया बना रहे। मसूद अजहर के आतंकी हकीम भी है। मेडिकल कैंप लगाकर फंड जुटाता है मसूद। फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर फर्जीवाड़ा। मसूद अजहर एंड कंपनी पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर फंड का जुगाड़ करती है। इस काम के लिए जैश ए मोहम्मद चैरिटी संस्था अल रहमत का इस्तेमाल करती है। मेडिकल कैंप में डोनेशन के लिए एक बक्सा रखा होता है जिसमें लोग अपनी मर्जी से पैसे डालते हैं, जिसका इस्तेमाल मसूद अजहर एंड कंपनी दहशतगर्दी में करती है। इन तरीकों का इल्म पाकिस्तान की इमरान खान सरकार और वहां की सेना और ISI को है। कभी कभी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जैश ए मोहम्मद के फंड इकट्ठा करने पर भी बैन लगाया जाता है, लेकिन सेना और ISI की मिलीभगत से ये दूसरे नाम से यही तरीके फिर आजमाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी बारूदी ब्रिगेड तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जितना भी हमने अभी तक दिखाया ब्रिगेडियर साहब, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा धंधा है जिसमें मसूद अजहर या फिर वहां के आतंकी लिप्त नहीं है। वहां पर जो रोटी खा रहा है मतलब वो मसूद अजहर को पैसा दे रहा है, क्योंकि गेहूं से ही रोटी बनेगी। जो नहा रहा है, हर आदमी नहा रहा है, साबुन का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो है पाकिस्तान में मसूद अजहर को पैसा दे रहा है। जो आदमी घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी ये आदमी है, वो भी मसूद अजहर को पैसा दे रहा है। मतलब फंडिंग तो वहां के लोग ही कर रहे हैं। सिर्फ वहां के लोग नहीं, लेकिन विदेश के लोग भी फंडिंग करते हैं, क्योंकि मीडिया जो इतना पावरफुल हो चुका है कि कई तरीके हैं जो अपनाते हैं लोग फंडिंग के लिए। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो फंडिंग चाहिए सपोर्ट करने के लिए। जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट जो यहाँ भी हाजिर हैं, उनको फंडिंग मिलती है, पत्थर फेंकने के लिए पैसा मिलता है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा तभी आएगा जबकि उनके पास पैसा होगा देने के लिए। और ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट कर रही है, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जैश ए मोहम्मद और LET और बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फंडिंग मिलेगी तभी तो वो कार्रवाई कर पाएंगे। और ये जब के पाकिस्तान पॉलिटी सपोर्ट करेगी और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगा, तो चाहे वो MBS जो कि अभी विजिट करे थे वहां पर और $20 बिलियन का दिया हुआ है, या CPEC जो कॉरिडोर चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें जो कि फंडिंग आ रही है वो कहां जा रही है?
कार्रवाई हो रही है, चाहे बेल्ट सामने लगे, बड़ी बड़ी लेकिन योजनाएं उसकी दिख रही वजह से- हैं, लेकिन उसके पीछे जो हो रहा है, चाहे चाइना के साथ मिलकर भी हो रहा है, बाकी देशों के साथ मिलकर हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आतंकवाद को पैसा मुहैया कराया जा रहा है। पाकिस्तान वैसे तो कहने को हमको दिखाई देता है कि इकोनॉमी बिल्कुल खराब है उनकी, कितना भी दिवालिया हो जाए, कितना स्टॉक मार्केट गिर जाए, कुछ हो जाए, ये आतंकवाद का क्यों नहीं दिवालिया होता है वहां पर? तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल जो उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कहा वही वाली बात है कि विदेशों से भी इनको फंडिंग हो रही है, वहां के लोगों से भी फंडिंग हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत सारी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं, कमर्शियल छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो ये आतंकी संगठन खुद ही रन करते हैं, और इसमें से जो पैसा आता है उसे हिंदुस्तान भेजा जाता है। यहाँ तक कि हर एक पत्थरबाज है, उसके रेट फिक्स रहते हैं, और वो एज के साथ भी रेट फिक्स होते हैं, और अच्छा। वो पैसा कहाँ से आता है? और दूसरी बात यह है कि एक आतंकी जो है भारत के अंदर, वो कोई एम्प्लॉयमेंट में तो है नहीं, वो सारा टाइम उसका या तो छुप के या घातक हमले करने में जाता है, तो उसके रोज का खाना पीने का खर्चा कहां से आता है? ये पूरा का पूरा खर्चा पाकिस्तान से आता है, चाहे वो आईएसआई के द्वारा आए या चाहे वो ये मसूद अजहर और आईएसआई की मदद लेते हुए वहां से ये पैसा है, लेकिन ये पैसा पूरा टेरर फंडिंग का पाकिस्तान बिल्कुल से पूरा पाकिस्तान देख लिया जाए तो वहां के जो लोग हैं अपने, वो तो भूखे नंगे मर रहे हैं, लेकिन ये आतंकवादी क्यों नहीं भूखे नंगे मरते, ये सोचने वाली बात है। इतनी खराब इनकी क्रेडिट रेटिंग रही है, जो कि अभी और कम हो गई, उसके बावजूद वहां पर आतंकवादियों को कोई असर नहीं होता है। आप देखिए कि पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर के टक्कर को कोई दूसरा खूंखार आतंकी है तो वो है हाफिज सईद। ये कितना खूंखार है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मुंबई हमले के लिए 10 पाकिस्तानी आतंकियों को फिदायीन इसी ने बनाया, और पैसे से लेकर हथियार सभी इसी ने मुहैया करवाए। मौलाना की तरह आईएसआई का बेहद खास है ये। पाकिस्तान में इसकी तूती इस कदर बोलती है कि कोई भी वहां का सियासी नेता इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में ये खुलेआम रैलियां करता है और आतंक के लिए फंड इकट्ठा करता है। देखिए पीओके में कैसे चलती है हाफिज की टेरर फैक्ट्री, ये आपको बताएंगे हम। साथ ही हाफिज की टेरर फैक्ट्री के लिए कहां से आते हैं पैसे, बड़ा सवाल है कि नहीं। पाकिस्तान में हाफिज को कौन बोटियां खिलाता है, फिदायीन बनाने के एवज में ये दहशतगर्दों को पैसे कहां से देता है, दहशतगर्दों के परिवार वालों को कैसे ये मदद करता है, और कैसे ये राजनीतिक पार्टी बनाकर आतंक के लिए चंदा उगाही करता है। देखिए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद आतंक के लिए कैसे धन उगाही करता है, उसे समझिए। इसके 3 स्रोत हैं। पहला जमात-उद-दावा, दूसरा फलाए इंसानियत फाउंडेशन, तीसरा सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग। अब तीनों के तार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं वो आपको बताते हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने, महिलाओं को स्वरोजगार देने और पढ़े लिखे नौजवानों को ट्रेनिंग देने के नाम पर साल 2002 में लश्कर चीफ हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा के नाम से एक एनजीओ खोला। लेकिन इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक के लिए पैसे इकट्ठा करना है। जमात-उद-दावा के नाम पर मदरसे खोलना, उन मदरसों को चलाने के लिए लोगों से पैसे लेना और उन मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों को आतंक का पाठ पढ़ाना होता है। मतलब जमात-उद-दावा वो नासूर है जो लड़कों को आतंकी भी बनाता है और उन्हें आतंकी बनाने के लिए मदरसे के नाम पर चंदा उगाही भी करता है। जमात-उद-दावा ने 2006 में सिर्फ एक साल में 19 करोड़ रुपए चंदा से उगाही किए थे। जमात-उद-दावा इसके लिए पूरे पाकिस्तान में अलग अलग चैरिटी के नाम पर 13,000 बॉक्स लगाए थे। इस बॉक्स के रखवाली के लिए 500 आतंकी तैनात किए गए थे। इसकी कमाई का आंकड़ा इसी से समझिए कि एक एक दिन में इसने 65 लाख रुपए तक लोगों से चंदा के नाम पर लिए। ईद के मौके पर साल 2002 में जमात-उद-दावा ने 71 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। लश्कर तौयबा, जो कि लश्कर तौयबा तो बाद में वो दूसरे बन गए, जो कि के पॉलिटिक्स में आ गए और उन्होंने हाफिज सईद को खड़ा कर दिया इलेक्शन के लिए। उसकी जगह पर जैशे मोहम्मद आ गए, अजहर महमूद का ग्रुप आ गया, और ये सारे के सारे जो है एक्सटॉर्शन करते हैं, अपने ही लोगों से डरा धमका के बंदूक की नोक पर पैसे लेते हैं। इसके साथ ही जमात-उद-दावा के नाम पर विदेशों से भी अकूत दौलत फंडिंग होती है। हाफिज सईद का दूसरा फंडिंग हथियार है फलाए इंसानियत फाउंडेशन। इसका मुखिया आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है।
ईद और बकरीद के मौके पर इस्लाम की तरक्की के नाम पर ये संगठन लोगों से चंदा उगाही करता है और हाफिज सईद के साथ मिलकर आतंक को फंडिंग करता है। हाफिज सईद का तीसरा फंडिंग हथियार है उसकी राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग, जिसका मुखिया सैफुल्लाह खालिद है। अब ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उसको समझिए। जमात उद दावा ने लाहौर में एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड कम्युनिकेशन आईसेक खोला है, जहां रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स चलाए जाते हैं। हर स्टूडेंट से हजारों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है उसे समझने की जरूरत है। आपके टीवी स्क्रीन पर आतंकियों की ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसकी वीडियोग्राफी करने वाले इसी इंस्टीट्यूट से निकले तथाकथित पत्रकार होते हैं, जो मूल रूप से आतंकी ही होते हैं। अब इस इंस्टीट्यूट में क्लास कौन लेता है वो देखिए। पहला नाम हाफिज सईद का है, दूसरा नाम फलह इंसानियत फाउंडेशन के मुखिया आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है और तीसरा नाम हाफिज की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग का मुखिया सैफुल्लाह खालिद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मतलब ये इतना शॉकिंग है ब्रिगेडियर साहब, और ये जब मैं देख रही हूँ कि वहाँ से वो लोग जर्नलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आतंकियों की वीडियोग्राफी करते हैं। आगे वाली जनरेशन, मतलब अब हम ये मानकर चलें कि अभी जो वहाँ के कुछ तथाकथित ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हम कुछ हद तक इज्जत करते हैं, उनकी तो पूरी एक मतलब कौम ही खत्म हो जाने वाली है। अब वहाँ पर आतंकवादी जर्नलिस्ट बनेंगे। सिर्फ आतंकवादी जर्नलिस्ट नहीं बनेंगे, बल्कि लोग जो है वो उनके मिलिट्री में आ गए। उनकी जो कुछ मैनुअल्स जो कि पकड़ी गई हैं, और ये बहुत साल पहले की बात है, वो मैनुअल्स भी जिहाद जो है बताती है। जो मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री की मैनुअल जो डॉक्यूमेंट्स हैं कैडेट्स को सिखाने के लिए, एक पूरा जनरेशन चला जा गया। और अभी भी जो है इसी तरीके से उनके इंटेलिजेंशिया भी बैठा है और उनको पैसा देना पड़ता है। वो पैसे चाहिए हैं ताकि वो सपोर्ट करें वो इंटेलिजेंशिया को, जो उनके जो टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं ये स्कूल्स में, उनको पेमेंट करना पड़ता है। और साथ में जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, OGWs जिसको बोलते हैं, और UGWs, और उनके जो मॉड्यूल्स बनाते हैं, उनके लिए पैसा चाहिए होता है। और वो जो है वो गरीब घर के भी होते हैं। उनको लालच देते हैं कि हम इतना पैसा देंगे आपको, और पैसा कहां से आता है? लोग देते हैं, पाकिस्तान के लोग देंगे। और बहुत तरीके से जो कि उनके इंटेलिजेंशिया, उनके जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके जो सोशल मीडिया में जो कार्रवाई कर रहे हैं, फंडिंग कई तरीके से आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं रोक डालती है? तो चाहती है ये सब कुछ। तो अगर वो चाहती है तो हमें जो है इसी तरीके से पता करना है, हमें भी अपने को पावरफुल करना है इंटेलिजेंस को, ताकि सिर्फ लोकल इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है आपस में मिलकर करने को लेकर, जैसे MOU साइन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ भी और बाकी और देशों के साथ भी ये कोशिश हो रही है। क्या वो कोशिश यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह से जो हमारे इंटेलिजेंस इनपुट हमें और मिले, उससे हम उसे घेर सकें? देखिए, आपने दो नाम लिए यहाँ पे। पहला नाम लिया सऊदी अरेबिया का। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान नेचुरल स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि जिस कंट्री को वो देख रहा है सऊदी अरेबिया एज ए नेचुरल अलाय, वो दो तरीके से देख रहा है। एक परमाणु शक्ति से, और दूसरा तरीके से वो देख रहा है उसको कि अगर कल जो तालिबान की फंडिंग है और जो फंडिंग है ISI की, ISIS की, वो आती है सऊदी अरेबिया से। बिल्कुल। सो अगर ये फंडिंग वहां से आती है और परमाणु वेपन जो ईरान बना रहा है, और अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फोर्सेस चली जाएंगी तो लगता है सऊदी अरेबिया को कि वो जो वैक्यूम है उसको फिल करेगा ईरान। इस डर से उनको पाकिस्तान फिर चाहिए, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में वैक्यूम फिल करे। एक विकीलीक्स का है जो कि हिलरी क्लिंटन ने जब कहा था कि सऊदी अरेबिया इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फंडिंग टू सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड। तो वही सऊदी अरेबिया है जिसको हम आज झप्पियां भी पा रहे हैं। हम उनके लिए प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए चले जाते हैं। उस सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को, जो कि थोड़े घंटे पहले ही पाकिस्तान को इतनी सारी मदद देकर आ गया है। और वो पैसा किस लिए इस्तेमाल होगा ब्रिगेडियर साहब, पूरी दुनिया को पता है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। और ये भी आपको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ये एक फ्रंटलाइन स्टेट है। चाइना है आपका, बाकी जो कार रीजन है, फ्रंट लाइन स्टेट, इट इज इन द रिम कॉरिडोर। उस पे चाहे वो सऊदी अरेबिया
or the US, they remain, of course, committed to Pakistan. ये India must realize that, and we have to find solution. मतलब अच्छाई का कोई जमाना नहीं है यहाँ पर, कि जो है हम लोग को देखना है और जो वो कैसे आतंक फैला रहा है उसके लिए सब कुछ कितना आसान है, उसके लिए पैसा लेना कितना आसान है, उसके लिए बाकी देशों का समर्थन हासिल किए रखते रहना, अपने आप को हमेशा जिंदा रखना कितना आसान हो रहा है। और हम लोग जो कि लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस तरह का सपोर्ट अपने लिए जुटाना। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और पूरा देश जगह जगह हर प्लेटफॉर्म पर फिर बात करता है सिर्फ ग्लोबल टेररिज्म को खत्म करने की ही नहीं, हमेशा हम आतंकवाद से लड़ेंगे। हर देश यही बोलता है, करने को कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसी पर करेंगे बहस कि आखिर पाकिस्तान, अभी तक तो हमने आपको इंटरनेशनल फंडिंग ही नहीं दिखाई, अभी तो हम आपको सिर्फ इतना ही दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर कैसे फंडिंग हो रही है आतंकियों को। यार कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। और इमरान की टेरर फंडिंग पर हम अपनी इस पेशकश को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कानपुर से आ रही है। यहां भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस में हल्का धमाका हुआ है और आखिर ये किस तरह का ब्लास्ट है, कैसे हुआ है, अभी इस बारे में कोई खबर नहीं। जनरल कोच के टॉयलेट में एक हल्का धमाका हुआ। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, क्या खबर मिल पा रही है? देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो दरार पड़ने की टॉयलेट में, लेकिन आखिर ये किस तरह का धमाका था? देखिए कालिंदी एक्सप्रेस है जो कि कानपुर से भिवानी के बीच में चलती है और फिर कानपुर से जैसे ही आगे निकली थी पराजपुर स्टेशन के पास में शाम 7:15 से उसके जो B2 के डब्बे से टॉयलेट से एक लो डेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद लोगों में अपना तफरी मच गई थी। ट्रेन को रोका गया है और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है और जो ATS के लोग हैं वो समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या हुआ है। ये शाम अचानक हुआ और टॉयलेट में कुछ संदिग्ध अवस्था में गोली पड़ी थी जिसमें कुछ लगा कि कुछ आयुध और ज्वलनशील चीजें रखी हुई थी, इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। और ट्रेन अभी भी रुकी पड़ी है और न केवल रेलवे RPF बल्कि CRP बल्कि यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच के इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में बताएं, कोई हताहत तो नहीं हुआ है? फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं है और लेकिन क्योंकि ब्लास्ट टॉयलेट में हुआ था, बहुत लो इंटेंसिटी था और टॉयलेट के दीवार है उसी में उसके जो भी इम्पैक्ट है वो रह गया है, कोई हताहत हुआ नहीं है। लेकिन ये उस ट्रेन को पूरे रोक के एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन चला के पुलिस सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि क्या किसी और डब्बे में तो नहीं रखा हुआ बम। बिल्कुल, आप तब तक और खबर जुटाएं कुंदन, दोबारा रुक करेंगे आपका। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया और बढ़ते हैं आगे। बहुत कम लोगों को पता है कि आतंक के ये आका बकरीद जैसे पाक त्योहार पर लोगों से कुर्बानी के नाम पर चंदा उगाही करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि इस्लाम को बचाए रखने के लिए एक बकरे की कीमत ज़कात में मांगते हैं। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की तरह लश्कर चीफ सैयद सलाउद्दीन बाज़ाब्ता पोस्टर बैनर लगाकर ज़कात के नाम पर चंदा वसूली के कैंप लगाता है और इसी ज़कात के पैसे का इस्तेमाल आतंक के नए गुर्गे तैयार करने और इंसानियत के खिलाफ हथियार खरीदने में होता है। लश्कर चीफ सैयद सलाहुद्दीन थोड़ा पढ़ा लिखा है और इसीलिए उसके तार सऊदी अरब, कनाडा और अमेरिका तक जुड़े हुए हैं। देखिए हवाला के जरिए कैसे आतंक की फंडिंग जुटाता है सलाउद्दीन, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही POK से कश्मीर में कैसे रुपए भेजता है सलाउद्दीन। सलाउद्दीन को धन दौलत से मदद करने वाले आखिर कौन है, ये जानना जरूरी है। देखिए आगे इस रिपोर्ट में। कश्मीर घाटी के बडगाम के सोईबक का रहने वाला सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रहता है। पढ़ा लिखा है, इसलिए उसके उगाही के तरीके भी हाईटेक हैं। पिछले साल NIA ने सलाउद्दीन के बेटे सैयद शाहिद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन के फंडिंग के 3 स्रोत हैं। पहला ISNA मतलब इस्लामिक सर्विसेज ऑफ कनाडा, दूसरा द कैनेडियन इस्लामिक ट्रस्ट फाउंडेशन। इन 2 संगठनों के जरिए इस्लाम की तरक्की के नाम पर यह चंदा उगाही किया करता था। लेकिन कनाडा की सरकार के सामने जैसे ही ये मामला आया, सरकार ने इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब भी ये दोनों संगठन दुनिया के दूसरे देशों से इस्लाम की तरक्की के नाम पर चंदा उगाही करते हैं।
और सैयद सलाहुद्दीन को भेजते हैं। तीसरा, अमेरिका की इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर कंपनी। इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर कंपनी जिसका मुखिया है एजाज अहमद भट्ट। ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, ये अमेरिका ने कहा है कि ये फंडिंग करते हैं, ये पैसा भेजते हैं और दोगलापन करते हैं साहब, दोगलापन कि एक आवाज में कहते हैं कि हम टेररिज्म एंटी टेररिज्म के साथ हैं, टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, टेररिज्म के को लड़ने के लिए हम आपके साथ में हैं, और दूसरी तरफ जो है वो टेररिस्ट फंडिंग करके और महम में जाते हैं देश में। एजाज अहमद भट्ट इस वक्त सऊदी अरब में छिपा है और वहीं से हिजबुल के लिए इस्लाम की तरक्की के नाम पर चंदे उगाही करता है और हिजबुल चीफ के अकाउंट में डाल देता है। हिजबुल चीफ का दूसरा बेटा शकील अहमद को भी एनआईए ने टेरर फंडिंग में गिरफ्तार किया था। इसके तार इसी इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर कंपनी से जुड़े मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान सब कुछ डंके की चोट पर कर रहा है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, खुलेआम कर रहा है। उसका दुस्साहस देखिए, उसको पता है कि उसके साथ कुछ नहीं हो पाएगा। आराम से फंडिंग कर रहा है, करवा रहा है। यहाँ हम लोग सबूत ले लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 26/11 के सबूत अभी तक दिए में कुछ नहीं हुआ उसका। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये सैयद सलाहुद्दीन जैसे लोग हैं, मसूद अजहर जैसे लोग हैं, हाफिज सईद जैसे लोग हैं, इनका कोई भी कुछ बाल नहीं, क्यों नहीं बांका कर पा रहा है? कारण उसका ये है कि उनका अपने कंट्री में पाकिस्तान खुद ही जो है डरता है इन लोगों से। दिक्कत तो ये आ रही है, आप यहां पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो है आप प्रूफ दीजिए तब हम कार्रवाई करेंगे। अरे प्रूफ तो मालूम ही है। और जैसे कि जिस तरीके से फंडिंग करते हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि चंदा इकट्ठा करो, ज़कात दीजिएगा, और ये सब चीजें अगर हमको मालूम है कि ये एलईटी या बैंड एलईटी और जैश ए मोहम्मद जैसे के संस्थाएं जो है वहां पर लगी हुई हैं और ये कार्रवाई कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। बल्कि आईएसआई जो कहता है शाबाश और भी करिए। और देखो जबकि ऐसी कार्रवाई हो रही है और फंडिंग आ रहा है तो वो क्यों नहीं ये इस्तेमाल करेगा जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। और ये मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहा है, यही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। और हम लोग जो है इसके कुछ कार्रवाई, हम लोग यहाँ बैठे बैठे या जो हम लोग इंटरनेशनल प्रेशर जो लगा रहे हैं फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। अब आप देखिए जिस तरीके से कल की जो विजिट रही है पाकिस्तान में एमबीएस की, सऊदी अरेबिया की, उन्होंने इतना $20 बिलियन उन्होंने दिया है वहां पर। और इसकी वजह से जो है कई चीजें जो कि कलेक्शन होंगी गवर्नमेंट के तौर से चैनलाइज हो जाती हैं। कई रुख जो आप जानते हैं किस तरीके से फंडिंग चैनल हो रहा है और ये चैनलाइज करके और ये इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और कॉमरेडर साहब, मैं आपसे बात करूं उससे पहले जरा बता दूं, क्योंकि क्या होता है कि जब पाकिस्तान की बात होती है और आतंकी मसूद अजहर की बात होती है तो चीन की बात करना बेहद जरूरी है। फिर मैं उसी पर आपसे रिएक्शन लूंगी कि जब भी भारत मसूद अजहर को घेरता है इंटरनेशनल स्तर पर चीन टांग अड़ाकर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान चीन को हमेशा अपना दोस्त समझता है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है हम बताते हैं आपको। देखिए, पाकिस्तान चीन के कर्ज के जाल में फंस गया है और पाकिस्तान के पास ब्याज लौटाने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। आईएमएफ पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने के लिए कड़ी शर्त लगा रहा है। भारत ने एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया है। पाकिस्तान से आयात पर 200% सीमा शुल्क लगा चुका है। अब क्या करेगा पाकिस्तान, देखिए। हाँ सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब भी मसूद अजहर के लिए हम लोग बात करते हैं, जैश ए मोहम्मद के लिए हम लोग बात करते हैं, आखिर क्या वजह है? चीन का क्या इंटरेस्ट है जो खुद अपने शिनजियांग प्रोविंस में इतना आतंक झेल रहा है? उसके लिए कौन सी ऐसी बड़ी मजबूरी है कि जब भी मसूद अजहर को हम घेरने की कोशिश करते हैं हमारे लिए रास्ते का रोड़ा सिर्फ एक चीन होता है? देखिए, चीन का जो मेजर इंटरेस्ट है वो किसी ना किसी तरीके से वार्म वाटर्स जो हैं इंडियन ओशन के वहां पे पहुंच सके, ताकि कभी भी जो ऑयल सप्लाई है उसकी वो कभी बंद ना हो। कभी भी किसी युद्ध के, चाहे वो भारत के साथ हो या चाहे किसी और देश के साथ, उसे वो एक्सेस चाहिए इंडियन ओशन के लिए। तो वो दो तरीके से लेता है, एक म्यांमार से और एक पाकिस्तान से। उसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सॉफ्ट लोन है। उसी की वजह से पाकिस्तान आज डेट ट्रैप में फंस रहा है, जो आपने अभी हाईलाइट किया था। और क्योंकि पाकिस्तान इसमें डेट ट्रैप में फंस रहा है तो वो डेट ट्रैप में फंसता ही जा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है। और जहां पे पाकिस्तान फंसता है डेट ट्रैप में, और ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो चाइना के हैं
शॉर्टेस्ट रूट इंडियन ओशन के थ्रू होते हुए वो ऑयल की तरफ पहुंच सके और जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं अफ्रीका में उनका ध्यान रख सके, उसके लिए ये सीपैक कॉरिडोर बहुत जरूरी है। उसी के लिए ग्वादर पोर्ट बहुत जरूरी है। उसी के लिए रोड रेल लिंक जो कश्मीर से होती है, जो हमारा कश्मीर अभी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से होते हुए आ रही है। और ये चाइना के इंटरेस्ट में है कि ग्लोबल टेररिस्ट इसको ना घोषित किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर FATF में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ जाता है और IMF ने वैसे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं उनके ऊपर, तो उनको किसी ना किसी की जरूरत है। एक साइड चाइना है और दूसरी साइड सऊदी अरेबिया है, और ये दोनों उनके साथ हमेशा रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये सऊदी अरेबिया, अगर हम लोग थोड़ा सा उसको अगर पॉजिटिवली देखें कि अगर सऊदी अरेबिया कोई एक रोल प्ले कर सकता है तो क्या, क्योंकि वो अभी चाइना भी जाने वाले हैं, तो चीन को के ऊपर अगर चाहे सऊदी अरेबिया तो कुछ दबाव बना सकता है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इतनी छीछालेदर पाकिस्तान की हो रही है कि आपको लगता है चीन भी कुछ हद तक अब थोड़ा सा रिस्ट्रेन करेगा कि शायद अपना स्टांस बदलना ही बेहतर होगा, क्योंकि पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। चीन का स्टांस बदली नहीं हो सकता, पाकिस्तान का स्टांस बदली नहीं हो सकता है, ये आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेशन ही नहीं करना चाहिए। हुई तो मैं कहता हूं कि कई दफे हम सोचते हैं कि हम लोग क्यों ये कॉन्वर्सेशन क्यों जाके झूला झूलते फिर उनके पास, जब उन लोगों का स्टांस कभी नहीं बदलने वाला, तो करना है। और चाहे वो MBS हो, चाहे वो कोई और हो, उन लोग को मालूम है कि ये जो कॉरिडोर है ये बहुत मायने रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और अगर हम देखें इस तरीके से हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो उस पर ना जाते हुए, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहा है ये रेज करने के लिए, बार रेज करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया के अंदर, कश्मीर में और भी जगह जहां पर करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखें कि हमें बहुत चौकन्ना रहना है, चाहे वो ईस्ट की तरफ हो और कश्मीर में तो होना ही है। और हम सोचते हैं कि ये हम लोगों को ज्यादा ही जो है स्ट्रेंथ करनी है, अपनी फौज को, ट्राई सर्विस को स्ट्रेंथ करना है और अंडरस्टैंड करना है कि हमें आइसोलेट नहीं होना है। सर, अगर आइसोलेशन हमें नहीं होना तो हमें तो मुश्किल पाकिस्तान को आइसोलेट करना जरूरी है ना। जब हम लोगों को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, कोई और देश के लिए हम लोग नहीं सोच सकते कि जी हमारे साथ अगर खड़ा होगा, क्यों नहीं हम पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम देखें, हमने दो बड़े मेजर कदम लिए। बंद कर दो उन लोगों के यहाँ पर आना जाना, बंद कर दो सब कुछ। पॉलिटिको डिप्लोमेटिक मेजर्स हमने लिए हैं अभी, जैसे कि MNF की बात की आपने कि स्टेटस हमने वापस ले लिया है, 200% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, और हमने साथ में पेरिस में क्यों सर, सब चीजें बंद ही कर दो ना फिर। जब वो है ही आतंकिस्तान तो हमको नहीं चाहिए वहां का फिर कोई भी आदमी आना, क्योंकि एक सिविलियन आता है तो फिर कई आतंकी भी तो आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना, एक साइड तो हमें दुनिया को साथ लेके जाना है। उसके लिए जो कदम हम उठा रहे हैं वो सही है और UN में भी सही है। आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि आप उसको आइसोलेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर खुद ही आपने आतंकी जो है ना देश का उसको दर्जा नहीं दे रखा है। जब भी अमेरिका से जब हमारी पहली रिएक्शन आया था, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम आपके साथ हैं इस समय, और ये भी बोला था कि जो आपको कदम लेने हैं आप अपनी सिक्योरिटी के लिए लीजिए। और यहां पे ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप और ईरान, अफगानिस्तान और ऐसे लाइक माइंडेड नेशंस के साथ पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित कर सकते हैं। और हमें ये पहला कदम लेना चाहिए, अपना डिप्लोमेटिक पूरा स्टाफ और इंडियंस को वापस बुलाना चाहिए, ताकि ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाए और ये टैग लग जाए उनके ऊपर। ये मत दिखाइए कि MFN स्टेटस वापस ले लिया, लेकिन वहीं पर सच्चाई ये भी है कि 2016 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश हुई, जिसका समर्थन सरकार ने नहीं किया, ये कहते हुए कि हमें बाकी सारे देशों के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं। इस पर भी करेंगे चर्चा कि आखिर ये इस तरह का रवैया क्यों नहीं पाकिस्तान को सीधा सीधा जब आतंकिस्तान कह ही रहे हो तो उसे आतंकी देश घोषित कर दो। यार रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। तो इमरान की टेरर बैंकिंग डिकोड आज हम कर रहे हैं यहां पर बैठकर, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लगातार इन लोगों के चेहरे मुझे देखने पड़ रहे हैं। देख कर ना मेरे को बिल्कुल एकदम जैसे गुस्सा तो आ ही रहा है, अफसोस हो रहा है कि इनकी आंखों में, देखिए सर, ये जितनी भी तस्वीरें हमने दिखाई, इनकी आंखों के अंदर एक वो लगता है कि जैसे कि हम लोग तो ये करते रहेंगे, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। अब आप बताइए कि क्या कर सकता है भारत। यही तो दिक्कत है कि जब हमारे बोलने से पहले आप ये चेहरा दिखा देते हैं और गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि ये यही कार्रवाई करे जा रहे हैं पिछले 20 साल से, जबकि अपने ही उस टाइम पर जो गवर्नमेंट इन पावर थी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है NDA, जब वो ले गई थी पाकिस्तान में, जब अजहर महमूद को छोड़ा गया है, और 20 साल से वो कह रहा है कि कर लो जो मर्जी है कर सकते हो, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। करना है, दिक्कत ये है कि हमें करना है, रिजॉल्व करना है,
सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन जो कर दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब हॉट परसूट और ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, वो काफी नहीं है। काफी होता तो फिर ये सब अगर नहीं काफी होता तो ये पुलवामा होता ही नहीं नहीं होता ना फिर सर। हम लोग को देखिए, देना है, सबसे ज्यादा पहले जरूर चीज लेना है हमें इसके देखना है कि ये जो टैक्टिकल एक्शन की हम बात करते हैं कि हमने 10 आतंकी मार दिए, 15, वो 100 और खड़े कर देंगे। बिल्कुल। हमें ऐसे कदम पैदा ही लेने इसलिए हुआ है। हैं, ऐसे कदम लेने हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर प्रेशर फील हो और उनको लगे कि हम एक्सपोज हो चुके हैं और पाकिस्तान नेशन के ऊपर प्रेशर हो। उसके लिए उनको आतंकी देश घोषित करना जरूरी है। हमारे अंदर अपने आप हमारे को आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट करना है। बिल्कुल, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना है। और आज की डिस्कशन से जो बात निकल कर आई कि जब तक पाकिस्तान को आतंकी देश हम खुद घोषित नहीं करेंगे तब तक ये मसला नहीं सुलझ पाएगा। पाकिस्तान को नंगा करने की जरूरत है, पहले अपने देश में, उसके बाद जाकर इंटरनेशनल फोरम पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। आप